हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग न्यूज़ में तो सुन ही चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। भूकंप जो आया है तुर्की और सीरिया में, और वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा हुई है, और लोग भी वहाँ पे मौतों का आंकड़ा लगभग 12,000 के ऊपर निकल चुका है। अभी भी निकाले जा रहे हैं, वहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। और जो अब आया था भूकंप, तो उसके दूसरे दिन ही जो है भारत से एनडीआरएफ टीम भेजी जा चुकी थी, और वहाँ पे अब फिर कुछ टीमें भेजी गई हैं वहाँ पे राहत कार्य चलाने के लिए, ठीक है। तो हालांकि तुर्की और भारत में संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर अगर देखा जाए तो तुर्की जो है पाकिस्तान के पक्ष में ही बोला है, ठीक है। लेकिन हमारे जो देश में है वो अपनी तरफ से जो है मतलब अपना फर्ज निभाया है, और वहाँ पे राहत कार्य के लिए अपनी टीम भेज दी है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, भूकंप आया था वहाँ पे, हम सब जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट जो है उनका टकराव होता है, जिसके कारण जो ऊर्जा निकलती है वो लहरों की फॉर्म में, लहरों के रूप में निकलती है, ठीक है। तो वही जो है भूकंप होता है। देखो बता क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसमें कुछ चीजें हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यूपी के, एसएससी के जितने भी एग्जाम, उसमें यूपी के जितने एग्जाम, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट का मुद्दा है, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कुछ न कुछ, और स्टैटिक मुद्दा उठाते तो यहीं से हैं। अब जैसे भूकंप आया है वहां पे, तो ये किस वजह से आता है और इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सब कहाँ से, ये सब क्वेश्चन बनते तो वहीं से हैं, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चन भी हमारे अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से उठा के बनते हैं, ठीक है। अगर भूकंप आया है तो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखो होता क्या है, देखो ये है क्या, जैसा कि आप लोग को एक बार मोटा मोटा समझ लीजिए मैप में, ठीक है। ये क्या है, मैप में ये है हमारा, जैसे ये है क्या तुर्की, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा सीरिया, ठीक है। ये तुर्की है, सीरिया है। इधर आपका इराक पड़ जाता है, उधर जॉर्जिया पड़ जाता है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी पड़ जाता है, यहाँ पे ब्लैक सी पड़ जाता है, ठीक है, ब्लैक सी पड़ जाता है, यहाँ पे काला सागर जिसको बोलते हैं। तो जो भूकंप आया है, जो तबाही मची हुई है वहां पे, ये होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ है। होता क्या है, देखो जैसे मान लो भूकंप की उत्पत्ति यहां से हुई, ठीक है, यहां से हुई, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं कभी कभी। यहां से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ऊर्जा किस रूप में होती है, तरंगों के रूप में निकलती है, ठीक है, वेव की फॉर्म में ऊर्जा निकलती है। तो वेव की फॉर्म में ऊर्जा निकलती है, और जो है वो इस पॉइंट से दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ फैलती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, हमारे धरातल की तरफ जाती है। तो इसके ठीक ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा जो है नुकसान यहीं पे होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान यहीं सरफेस पे होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर या फिर अभिकेंद्र, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा तबाही होती है। इसके रेडियस में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, दूर जाएंगे, भूकंप का जो है, भूकंप का असर जो है इसके दूर दूर जाएंगे, कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने जैसे कि बताया ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में निकलती है, यहां से तरंगे निकलती है, या कह दो ऊर्जा निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो कौन कौन सी तरंगे निकलती हैं, एक होती है पी वेव, ठीक है, पी वेव, और एक होती है एस वेव, और होती है एल वेव, ठीक है। ये जो वेव है, जो तरंगे हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। और जो फोकस पॉइंट है, इसके ठीक ऊपर का जो सरफेस में जो पॉइंट है, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। इसके रेडियस में चारों तरफ जितना दूर बढ़ते जाएंगे, रेडियस जितना बढ़ती जाएगी, उतना भूकंप का असर कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा यहीं पे असर होता है, ठीक है। देखो भूकंप जो है अगर देखा जाए, हर साल इस दुनिया में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर जो है हर साल करीब करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है, ठीक है, 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है हर साल। और उसमें से नुकसानदायक कितने होते हैं, लगभग 90 से 100 भूकंप जो है नुकसानदायक होते हैं, बाकी जो है नुकसान नहीं करते हैं इतना।
लेकिन जो होते हैं तबाही कैसे मचा रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो समझ में आया है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट अफेयर से जो भूकंप आया वहां पे राहत कोष जो है जारी किया गया है, और जो हमारा है डिजास्टर फोर्स जो है हमारी, ठीक है, जो फोर्स एनडीआरएफ की फोर्स है वो किसके तहत जो है बनाई गई थी, गठित हुई थी, ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये होता क्या है। ठीक है, ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो तीन है। ठीक है, क्या बोला था मैंने, पी वेव, एस वेव और एल वेव। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पी वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। ठीक है, इंग्लिश में प्राइमरी वेव, पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे, या फिर इनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे, इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं इनको। इसमें होता क्या है, देखो इसमें जो तरंग के संचरण की दिशा है, ठीक है, तरंग के संचरण की दिशा मतलब प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तरंग के संचरण की दिशा ये है। ठीक है, तरंग के संचरण की दिशा और कणों के कंपन की दिशा, ठीक है, वो दोनों समान होती है। ये मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, तरंग के संचरण इधर तरफ है। ठीक है, तरंग का संचरण इधर की तरफ है, और कंपन जो होगा कणों का वो भी ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, वो कणों का कंपन भी ऐसे ऐसे होगा, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में। ठीक है, इसीलिए क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे, और ये ध्वनि तरंगों की तरह भी व्यवहार करती हैं। इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया होगा पी वेव, एस वेव, एल वेव, तो आपका ऑप्शन होगा पी वेव जो है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन टिक लगा के आएंगे आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन सी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, या फिर निम्न में से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका ऑप्शन होगा पी वेव, सही ऑप्शन। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें तरंग के संचरण की दिशा और कणों के कंपन की दिशा, ठीक है, वो दोनों समांतर होते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में होते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड बाकी दो से ज्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड इनकी जो है स्पीड लगभग इतनी होती है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे। चलते हैं एस वेव की तरफ। एस वेव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेकेंडरी वेव। एस मतलब सेकेंडरी वेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। ठीक है, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है तरंग के संचरण की दिशा, ठीक है, तरंग का संचरण किधर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे जा रही है, थोड़ा लहरा के। ठीक है, थोड़ा लहरा के जा रही है। ठीक है, क्या है, तरंग के संचरण की दिशा और कणों के कंपन की दिशा लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी कि तरंग के संचरण की दिशा इधर है और कण जो है कंपन करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे कणों के कंपन की दिशा ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लहरा के थोड़ा ये भी चलती है, लेकिन इससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा ये थोड़ा गोता खाते हुए, जैसे ऐसे, जैसे एक रस्सी बांधो आप, ठीक है, 10-20 मीटर की रस्सी बांधो, एक तरफ पकड़ो, एक तरफ होल्ड कर दो, कोई दूसरा पकड़े, एक लोग झटके कोई, तो उसमें लहर बन के जाती है। ठीक है, ठीक, लहराती हुई जाती है, लहर बन के, उसी तरह ये चलती है। ठीक है, तो अब क्योंकि तरंग के संचरण की दिशा एक तरफ है, उसके लंबवत जो है कणों का कंपन है, इसीलिए इसकी जो है स्पीड में, ठीक है, इसकी स्पीड में थोड़ा ब्रेक लगता है। ठीक है, ये थोड़ा इससे धीमे चलती है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड लगभग होती है 3 से 4 किलोमीटर
3 से 4 ऊपर लिखते हैं थोड़ा, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा लहरा के चलती हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे है? ऑप्शन देगा पी वेव, एस वेव, एल वेव, यानी में से कोई नहीं, या इनमें से सब। आपका ऑप्शन होगा एस वेव जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? एस वेव। ठीक है, ये थोड़ा लहरा के चलती है। ठीक है, इसीलिए ये पी वेव से ज्यादा घातक होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सरफेस को थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा देती है, इसीलिए ये जब एस वेव है पी वेव से ज्यादा घातक होती है। इनकी स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, निकल जाती है, पता नहीं चलता, आवाज नहीं होता। लेकिन ये जो एस वेव होती है वो पी वेव से ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड है, धीरे है। अब क्योंकि धीरे चलेंगे इससे तो एहसास होगा। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। पहुंचते हैं एल वेव पर। एल वेव को क्या बोलते हैं? इसके भी कई नाम हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, सरफेस वेव भी बोलते हैं, और लव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि एचडी लवडेन की खोज की थी। ठीक है, क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे। एल वेव को लव वेव या धरातलीय या सरफेस वेव। ठीक है, धरातलीय, धरातलीय तरंगे। ठीक है, धरातलीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर लव वेव या फिर लॉन्ग वेव। ठीक है, लव वेव बोलते हैं। ठीक है, लव वेव या फिर लॉन्ग वेव, लंबी तरंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? इनमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी, इसमें पार्टिकल जो है और जोर से वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है हमारी ऐसे है। ठीक है, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, वो उसके परपेंडिकुलर है और तेज से वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए ये एल वेव जो है इससे ज्यादा खतरनाक होती है और लहरा के बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, इसीलिए एल वेव क्या होती है, इससे ज्यादा खतरनाक होती है। अब बहुत ज्यादा तेज ऐसे वाइब्रेशन करेंगे तो ये स्पीड पे, जो लहर की स्पीड है, ठीक है, जो गति है, उसको और ब्रेक करेगी और रोकेगी। ठीक है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है इससे भी कम होती है। ठीक है, लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होती है। अब क्योंकि धीरे चल रही है, ये और उठा उठा के पटक के चलेगी तो बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी, बहुत ज्यादा घातक होती है। ठीक है, ये जो है कम घातक होती है, ये कम घातक होती है। ठीक है, कम घातक या कम नुकसानदायक। ठीक, कम घातक होती है। ये औसतन, ये औसतन, ठीक है, ये औसतन रहती है, और ये ज्यादा घातक होती है। ठीक है, ज्यादा घातक होती है, ये ज्यादा घातक होती है। ठीक है, ये बहुत तेज उठा उठा के पटकती है एल वेव, इसीलिए लव वेव है, इसी समझ जाओ यार। सबसे ज्यादा घातक हमारी लव वेव होती है, धरातलीय तरंगे। सरफेस वेव जो है हमारी, वो सबसे ज्यादा घातक होती है। अच्छा, सरफेस वेव किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये, जैसा कि मैंने अभी बताया था फिगर में, जो ये यहाँ से जो निकलती है, यहाँ से वेव, ठीक है, ऊर्जा की फॉर्म में, ऊर्जा के रूप में निकलती है वेव, ये धरातल पर पहुंच कर फिर ये यहीं पर रहती है। ठीक, धरातल पे ही रहती है। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, यहीं पर रहती है, इसके चारों तरफ, जो यहाँ पे जो एपिसेंटर है, इसके चारों तरफ धीरे धीरे घूमती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है। ठीक है, ये ज्यादा घातक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अगर पूछता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात करें, अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं हिंदी में तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ की बात करें अगर, तो अगर हम एक वो बना दें, आपका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो, इसका अगर ग्राफ बनेगा, अगर इसका ग्राफ बनाए हम, तो इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ बनाए एस वेव का, एस वेव का अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? ये, ठीक है, ये बनेगा। अगर एल वेव का ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? एल वेव का अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? ये एल वेव का ग्राफ। ठीक है, ये एल वेव का ग्राफ है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम वेवलेंथ की, ठीक है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ क्या होता है?
एक कंपन में जो है कण जो है जितनी दूरी तय करता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब इतना डीपली वेवलेंथ क्या होता है नहीं बताएं क्योंकि फिजिक्स क्लास नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ अगर यहां से बात करें वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ये होगी, जैसे मान लो यहां से हम शुरू किए तो यहां से जाके फिर इसी पोजीशन पर अगर आ गया पार्टिकल, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है ये होती है वेवलेंथ, ठीक है। इसकी वेवलेंथ होती है कम, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। और अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें इसी तरह अगर मान लो यहां से हम शुरू किए मेजर करना, यहां से गया नीचे की तरफ गया और इसी पोजीशन पर आ गया तो ये वेवलेंथ जो है पी वेव से ज्यादा हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि इसकी वेव की लेंथ बड़ी है, ये थोड़ा हिचोले खा रही है, ठीक है, ये कम हिचोले खाती है, बहुत कम। स्पीड एक तो इतनी ज्यादा होती है और ये निकल जाती है, आभास नहीं होता है, ठीक है। ये जो है नुकसानदायक पी वेव से ज्यादा होती है। ये हो गई वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ इससे ज्यादा होती है, औसतन बोल सकते हो, औसत, इसकी वेवलेंथ औसत होती है, ठीक है, इसकी औसत बोल सकते हो वेवलेंथ। और इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इससे भी ज्यादा, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये देखो यहां से शुरू किया और यहां पर लगभग खत्म हो रहा, ठीक, ये वेवलेंथ और बड़ी होगी, ठीक है, इसकी वेवलेंथ और बड़ी होगी, सबसे बड़ी, ये ज्यादा खतरनाक होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की, अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से किस वेव की, किस तरंगों की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर कम का है तो पी वेव, ज्यादा का है तो एल वेव, ठीक है, आपका आंसर यही होगा। निम्न में से आपको क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन सी तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आपको 3 ऑप्शन देगा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या इनमें से सब कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है। डी वेव एक वेव होती है वो हो सकता है, तो आपका ऑप्शन होगा पी वेव, ठीक है। अगर ज्यादा का पूछता है तो आपका होगा एल वेव, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य। और दूसरा का फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, अगर आवृत्ति पूछता है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, ये है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी का पूछता है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने कंपन कर रही है, ठीक, कितने वाइब्रेशन कर रही है, ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा होगी, एक सेकंड में देखा जाए क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, एक सेकंड में ज्यादा जो है कंपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ शुरू किया एक सेकंड में यहाँ तक कर लिया, लेकिन इसमें पता चला यहीं तक हुआ एक सेकंड में, इसलिए फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है, ठीक, पी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, किस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, आपका ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा किसकी होती है, पी वेव, ठीक है, इसकी औसत, ठीक है, इसकी औसत में रहती है, ठीक है, इसकी औसत में रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम रहती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम रहती है, आपका ऑप्शन होगा एल वेव। ध्यान रखिएगा ये इनमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इनमें सब में कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, और स्टैटिक क्वेश्चन करंट से ही बन जाते हैं, ठीक, करंट का मुद्दा उठा लिए वहीं से स्टैटिक के क्वेश्चन लगा देंगे, फिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई वेवलेंथ, ये होगी फ्रीक्वेंसी, और आपका ये दोनों हो गए। और आपका लास्ट में पूछेगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम, आयाम किसका ज्यादा होता है, आयाम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आयाम, आयाम, आयाम किसको बोलते हैं, ठीक है, आयाम देखो, आयाम किसको बोलते हैं, ये जो लेंथ है ये, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक, साम्य अवस्था से अधिकतम जो है विस्थापन जो होता है, साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो ये है ये लेंथ, ये होगी हमारी आयाम, ये लेंथ जो है ये होगी हमारी आयाम, ठीक है। ये है साम्यावस्था की पोजीशन, ये, ठीक है, ये बेस है, साम्यावस्था की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं आयाम, ठीक है, आयाम, ठीक, आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से ये इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर आयाम इसका देखा जाए तो इसका आयाम कम होता है, ठीक है, इसका आयाम कम होता है, इसका औसत वही, ठीक है,
ऑप्शन इसी दोनों में से भटकाएगा, इसका तो सब चीज बीच में रहता है, ठीक है। और इसका आयाम बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा हिचोले खाती है, सबसे ज्यादा तबाही ये करके जाती है एलवेव, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका आयाम बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, इसका आयाम ज्यादा रहता है। वही यही क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस तरंग का आयाम सबसे ज्यादा रहता है। ऑप्शन देगा आपको एलवेव, आपको सही ऑप्शन करके आना है, ठीक है, एलवेव आपका। तो ये हो गया पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। करंट से ही उठा के स्टैटिक क्वेश्चन रख देता है, ठीक है। अब जैसे कि पूछ सकता है करंट अफेयर के तहत, आपको पूछ सकता है कि सीरिया की कैपिटल क्या है। हालांकि करेंसी पूछता है ज्यादातर, अब जो ट्रेंड चल रहा है करेंसी पूछने का चल रहा है, ठीक है। कैपिटल बहुत कम पूछता है, और आपका पूछ लेगा तुर्की की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है, ये सब पूछता है। आगे देखते हैं कुछ। अब देखिए जो 7.8 तीव्रता बोलते थे कि भूकंप आया है सीरिया में, ठीक है, तुर्की में 7.8 तीव्रता, ये तीव्रता नापते किसमें है, ये सिस्मोग्राफ पर नापते हैं। ऐसा कुछ सेटअप बना हुआ तो होता है, ये एक पोल लगा हुआ होता है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से एक बेस आता है और यहाँ से इसमें एक सॉरी एक जो है बॉल यहाँ पे लटकी हुई होती है ताकि वो हिल सके, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ लगा हुआ होता है, ये ग्राफ है, इसी सिस्मोग्राफ पर तीव्रता को मेजर किया जाता है, ठीक है। इस पे कुछ स्केलिंग बनी रहती है, ठीक है, इस पे कुछ स्केलिंग रहती है, ये ग्राफ है, ग्राफ पर स्केलिंग रहती है। और जब भूकंप आता है तो ये कुछ इस तरह से सेटअप बनाया जाता है कि ये ग्राफ, ये जो सिस्टम है, ये हिलता नहीं है, ठीक है, ये नहीं हिलता है। भूकंप आने पर ये नहीं हिलता है, ये हिलता है, ठीक है। तो जब भूकंप आएगा ये हिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये दोलन करेगा, ठीक है। तो ये दोलन करेगा, तो इसी ग्राफ पर जो ईसीजी आपने देखा होगा, ईसीजी का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 रहता है। यही चीज यहाँ पे आपका पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे कितनी तीव्रता का आया, ये स्केलिंग यहाँ से जो है एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, ये और ये नीचे आया, ठीक है, ये यहां से निकालेंगे कितनी तीव्रता का भूकंप आया है इसी ग्राफ के जरिए, ठीक है। इसी पर नापा जाता है कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, 7.8 या 8 या 6.5 ऐसे करके नाप लिया जाता है, ठीक। ये पूरा सेटअप बना हुआ होता है, ये ग्राफ ये नहीं हिलता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, अभी आप एक कार लीजिए, ठीक है, आप ट्रैक्टर पे बैठिए और रोड पे चलिए, उसमें ज्यादा हिचके लगेंगे, ठीक है। और अभी आप 4 व्हीलर लीजिए 9-10 लाख की कोई, उसमें आप अगर जाइए उसमें थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी उससे ज्यादा, ठीक है। वही आप 50 लाख की कोई कार ले लीजिए, वो और लग्जरी होती है, उसमें एकदम नहीं पता चलेगा कि आपका कुछ हिल भी रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ ये सेटअप बनाया जाता है, ये ग्राफ नहीं हिलता है, ठीक, भूकंप आने पर ये नहीं हिलता, ये सिस्टम नहीं हिलता, ये हिलता है। इसके हिलने के जरिए ये दोलन करता है बॉल, और इसमें नीचे पेन लगा हुआ होता है, उस पेन से इस ग्राफ पर ऐसे ऐसे करके ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये मेजर कर लेते हैं कितनी तीव्रता का भूकंप आया है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो है क्वेश्चन क्या पूछता है, तो जैसा कि आप लोग को बताया था, करंट अफेयर में क्या पूछ सकता है, करंट अफेयर में तुर्की की करेंसी कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, सीरिया की करेंसी कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा में है विषय, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चन तो बता दिया कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। और पूछ सकता है कि तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, तुर्की कैपिटल अंकारा, और तुर्की की करेंसी क्या है, लीरा है, ठीक है। और सीरिया की कैपिटल दमिश्क और करेंसी सीरियन पाउंड, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तुर्की की करेंसी पूछने की ज्यादा चांस है, तुर्की की करेंसी क्या है, लीरा, ठीक है, क्योंकि सीरिया की करेंसी तो सीरियन पाउंड सबको याद हो जाएगा। और जैसे कि हम हमारे भारत से एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी, इससे ये भी पूछ सकता है कि एनडीआरएफ टीम का जो एनडीआरएफ टीम है उसका गठन किसके तहत हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये पूछ सकता है, हो सकता है पूछ ले, यूपिटर बयासी के लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ सकता है, ठीक है। एनडीआरएफ टीम का गठन किसके तहत हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम। देखो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको बोलते हैं एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। ये पूछेगा किसके तहत हुआ था, तो ये हुआ था
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था, लागू 2006 जनवरी 2006 में हुआ था, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हिंदी बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश में ज्यादा जरूरी है याद रखने के लिए, फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले कहीं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। हो सकता है रेस्क्यू फोर्स कुछ पूछ ले, यही घटा के बढ़ा के कुछ अलग दे के और आपको फंसा देगा क्वेश्चन में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है। इसका गठन किसके तहत हुआ था? इसका गठन हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था जनवरी 2006 में, ठीक। इसके तहत एनडीआरएफ टीम का गठन हुआ था, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है? आपदा के समय में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू जनवरी 2006, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या बताया गया? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका आपदा प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करना, उसको लागू करना। आपदा के प्रबंधन में रणनीति तैयार करना और उसको लागू करना इसका उद्देश्य है। अब इसमें कुछ रूल होंगे, कुछ धारा होंगी हर अधिनियम में जैसे कि होते हैं, तो इसमें धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है कि आपदा कहेंगे किसे, ठीक है, किस हालात को आपदा बोलेंगे, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है? प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से किसी क्षेत्र में जो दुर्घटना या तबाही या गंभीर घटना होती है उसको आपदा बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एनडीआरएफ में बता दिया और आपदा प्रबंधन अधिनियम बता दिया गया, ठीक है। मोटा मोटा जो यूपी एसएससी लाइव क्वेश्चन है आपको बता दिया, स्टैटिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं वेव से रिलेटेड वो बता दिया आपको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो आपको बताया था वो सिस्मोग्राफ वाला, वो आपको आप लोग इमेज में देख लीजिएगा, इधर आए कि आपको शो होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। और वो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।